Hello everyone, how are you all? Doing good? We'll continue with chapter TDS and TCS, and the next section that we need to see is section 194D, DA, section 194DA. What is this section 194DA? Sum paid under life insurance policies which are not exempt under section 1010. Sum paid under life insurance policy which are not exempt under section 1010. अगर एक पॉलिसी सेक्शन 1010 में एग्जेम्प्ट नहीं है तो उसकी पेमेंट जब इंश्योरेंस कंपनी करेगी तो टीडीएस काट लेगी, लेकिन कब काटेगी? व्हेन द पेमेंट इज मेड ₹1 लाख और मोर. कैन यू सी वन थिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्शन? ग्रेटर इज इक्वल टू का साइन. मैं आपको बताऊं, ये ग्रेटर इज इक्वल टू का साइन सिर्फ यहीं पे देखने को मिल रहा है, ऐसा कहीं भी किसी और थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं था. इसके जस्ट इमीडिएट ऊपर आपने पढ़ा था सेक्शन 194D, जिसमें कि 15,000 रुपए की लिमिट थी पर एनम की. तो 15,000 रुपए जब एक्सीड करता है ना टीडीएस, तभी काटना है, 15,000 पे नहीं काटना. इसके ऊपर आपने लिमिट देखी थी 30,000, 1 लाख रुपए, तो 30,000 एक्सीड करने पे टीडीएस काटना है, 1 लाख एक्सीड करने पे टीडीएस काटना है. उसके ऊपर हॉर्स रेसेस में 10,000 की लिमिट थी, तो 10,000 पे नहीं कटना है टीडीएस. 10,000 1 रुपया अगर होगा तो टीडीएस कटना है. लेकिन यहां पे 1 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस नहीं कटना है, इवन एट 1 लाख रुपीज भी टीडीएस काटना है. तो ये एक तो यूनिक पॉइंट है कि 1 लाख रुपए या उससे ऊपर अगर पेमेंट करती है इंश्योरेंस कंपनी, एंड इफ दैट इंश्योरेंस इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, इन दैट केस अ टीडीएस ऑफ 5% विल बी डिडक्टेड. नाउ लेट अस नो कि कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जेम्प्ट नहीं होती हैं सेक्शन 1010 में. याद है आपको? सेक्शन 1010 में आपने पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता है इंक्लूडिंग बोनसेस इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट नंबर 1 कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, नंबर 2 1/4/2012 की पहले की पॉलिसी जिसके रिस्पेक्ट में सम एश्योर्ड के 20% से ज्यादा का आपने प्रीमियम पे किया है. फिर था 1/4/2012 के बाद की पॉलिसी, 1/4/2012 के बाद की पॉलिसी जहां पे प्रीमियम पेड इज मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड. प्रीमियम पेड इज मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो वो पॉलिसी भी सेक्शन 1010 में क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट नहीं होगी. फिर आपने पढ़ा था 1/4/2013 की बात की अगर पॉलिसी है इन रिस्पेक्ट ऑफ 80U पर्सन एंड 80 DDB पर्सन, मतलब स्पेसिफाइड डिजीज वाले और हैंडीकैप पीपल, इनके रिस्पेक्ट में अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और सम एश्योर्ड के 15% से ज्यादा की प्रीमियम है, तो ऐसी पॉलिसी सेक्शन 1010 के तहत एग्जेम्प्ट नहीं होगी. तो जो भी पॉलिसीज हैं जो सेक्शन 1010 के तहत एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वहां पे 1 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट अगर होती है तो टीडीएस कटेगा. अब टीडीएस कैसे कंप्यूट होता है ये ध्यान रखना होगा. टीडीएस इनकम के पे कंप्यूट होता है. आप 5 लाख रुपए की प्रीमियम जमा की और आपको 5,50,000 आ रहा है, तो 5,50,000 इनकम नहीं है, पूरे पे टीडीएस नहीं कट जाएगा. ऑब्वियसली जितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है टीडीएस वहीं पे कटेगा. आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके. मान लीजिए सम एश्योर्ड पॉलिसी का जो है वो है 5 लाख रुपया. प्रीमियम पेड इज $60,000. Premium paid is 60,000. 60,000 for 9 years. Policy taken after 1/4/2012. 1/4/2012 की बात की पॉलिसी है, तो 1/4/2012 की बात की अगर पॉलिसी है और 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा अगर प्रीमियम होती है, क्या प्रीमियम हमारी 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है? हाँ. सम एश्योर्ड 5 लाख है, उसका प्रीमियम बनना चाहिए था मैक्सिमम 50,000 रुपए, 60,000 है. ठीक है, तो यहां पे 1010 के तहत ये पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं होगी. मैच्योरिटी जो होती है वो होती है ₹5.8 लाख इंक्लूडिंग बोनस. आपको तो मालूम है इंश्योरेंस कंपनी बोनसेस देती है, तो बोनस मिला के आपको 5,80,000 रुपए मिल गया.
ठीक है, तो टीडीएस का अमाउंट कितना होगा, आइए इसको सॉल्व करना सिखा देते हैं आपको। टीडीएस कितना होगा, टीडीएस होगा 5,80,000 रुपए है इंक्लूडिंग बोनसेस, राइट, मेच्योरिटी। तो 5,80,000 माइनस करेंगे जितना आपने पे किया है। आपने पे कितना किया है, 60,000 इंटू 9, 54,000, 5,40,000 रुपया। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, 40,000 रुपये। इसका 5% टीडीएस कटता है, 5% इंटू 40,000 कितना हो गया, 2,000 टीडीएस करेगा। यानी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितना होगा मालूम है, इंश्योरेंस कंपनी 5,80,000 रुपए में से 2,000 रुपए का ये टीडीएस काट लेगी और आपको पे कर देगी 5,78,000 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपने टोटल प्रीमियम जो पे किया था ना वो घटा दिया, जो मैच्योरिटी हुई इसमें से प्रीमियम पेड घटा दिया तो इनकम आ गई, और उस इनकम का 5% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, पॉलिसी 5 लाख रुपए की थी लेकिन आपको मिला है 5,80,000। कैसे, ये 80,000 बोनस है और इंश्योरेंस कंपनी बोनसेस देती है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सम एश्योर्ड 80,000, प्रीमियम पेड 9,000 इंटू 8, प्रीमियम 72,000 रुपये, 9,000 8 साल तक आपने दिया है, 72,000 रुपया। ठीक है, मेच्योरिटी जो हुई है वो हुई है 89,000 इंक्लूडिंग बोनस। पॉलिसी कब लिए थे आप, पॉलिसी टेकन आफ्टर 1/4/12। सॉल्यूशन, टीडीएस कितना कटेगा, टीडीएस कितना कटेगा, तो एग्रीगेट पेमेंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एग्रीगेट पेमेंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज लेस देन ₹1 लाख, 1 लाख रुपए से कम है, देयरफॉर नो टीडीएस, देयरफॉर नो टीडीएस। ठीक है, अच्छा कौन सी पेमेंट 1 लाख रुपए हम चेक करते हैं, सम एश्योर्ड चेक करते हैं या मेच्योरिटी चेक करते हैं? मेच्योरिटी चेक करते हैं, टोटल जो पेमेंट होती है ना उसको चेक करते हैं। मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसमें मेच्योरिटी मान लीजिए आपकी बढ़ जाती है, इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं और लिखते हैं सपोज इन द अबव एग्जाम्पल मेच्योरिटी इज 1,04,000 इंक्लूडिंग बोनस, तब तो टीडीएस कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सम एश्योर्ड से मतलब नहीं होता है, मतलब किससे होता है, मेच्योरिटी से होता है। तो टीडीएस कटेगा कितना, 5%, 1,04,000 माइनस जितना आपने पेमेंट किया है, 72,000 रुपये पेमेंट किया है आपने, 72,000 रुपये, तो ये कितना हो गया, 5% इंटू 30, 2 32,000 रुपया, 1,600 रुपये टीडीएस कटेगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। बहुत सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की अगर पेमेंट हो रही है तो जितना आपने प्रीमियम की पेमेंट की है वो घटा दीजिए, बैलेंस जितना आएगा उससे 5% का टीडीएस कट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है सेक्शन 1010 में
क्या ये एग्जाम नहीं था 10-10 में? हाँ नहीं था, क्योंकि सम एश्योर्ड के 10% ज्यादा की प्रीमियम थी, इसलिए ये एग्जाम्प्ट नहीं था 10-10 में, तभी टीडीएस कटा है। अगर ये एग्जाम्प्ट होता 10-10 में तो टीडीएस नहीं कटता। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन सेक्शन देखिए 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। मान लीजिए मेरा कोई एजेंट है, लॉटरी बेचता है, ठीक है, तो मैं उसका 15,000 रुपए से ऊपर की अगर साल की पेमेंट करूंगा तो टीडीएस काट लूंगा 5% के रेट से। 194H में क्या है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। कोई भी कमीशन ब्रोकरेज की अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो 15,000 रुपए से ऊपर की अगर पेमेंट है साल भर की तो 5% टीडीएस कटेगा। क्या आप नोटिस कर रहे हैं हर जगह यहां पर एनम है, पर एनम पर एनम पर एनम, ठीक है। यहां तीजा सिंगल ट्रांजेक्शन का था 1 लाख रुपया पर एनम ही था, ये पर एनम ही था एग्रीगेट में। हाँ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी में पर एनम जैसी कोई चीज नहीं थी। साल भर में लॉटरी में कितना जीते हो ये सबसे मतलब नहीं है, जैसे ही तकदीर से पैसा आया खर्च से टीडीएस कट जाएगा। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन हैज टू बी सीन हियर, ठीक है ना। 10,000 रुपए से ऊपर की लॉटरी की पेमेंट है, टीडीएस कट जाएगा। एग्रीगेट पेमेंट विल नॉट बी सीन हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट पेमेंट पर एनम? आप भी ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि मान लीजिए पहले मैंने आपको कमीशन दिया 8,000 रुपए का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको दोबारा कमीशन देना पड़ेगा, तो साल भर की कमीशन तो मुझे 15,000 से कम लग रही थी, तो क्या मैंने टीडीएस काटा आपका? नहीं काटा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर 8,000 की कमीशन देनी पड़ गई आपको, तो 8,000 पहले दे चुके थे, 8,000 अब और दे रहे हैं, तो 16,000 रुपए का कमीशन हो जाएगा। ये मिला के 15,000 से ज्यादा हो गया। पहले तो टीडीएस काटे नहीं थे, अब क्या करें हम? तो कोई बात नहीं, 16,000 रुपया का टीडीएस इस बार काटेंगे आप 8,000 रुपए में से। टोटल 16,000 रुपए की पेमेंट कर चुके हो ना, 8,000 और 8,000, तो 16,000 का 5% कितना होता है? 16,000 का 5% होगा 800 रुपया। तो आप इस बार जब 8,000 रुपए देंगे ना तो उसमें से 800 रुपया काट लीजिएगा, पूरे 16,000 की टीडीएस काट लीजिएगा। 194I, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, आप चाहे तो इसे इंपॉर्टेंट लिख लें। 194I में रेंट पे टीडीएस काटना होता है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग का, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग का टीडीएस अलग है, और प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट का टीडीएस अलग है। किसका किसका एक साथ है? लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग, और प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स का टीडीएस अलग है। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग पे 2,40,000 रुपए से ऊपर की अगर आप किराया देते हो तो 10% का टीडीएस काटोगे, और यहां पे अलग से है कि 2,40,000 रुपए का अगर आप प्लांट मशीनरी का किराया देते हो तो आप 2% का टीडीएस काटोगे। मैं समझाता हूं इसको अलग अलग करके। पेमेंट टू मिस्टर एक्स फॉर रेंट, ठीक है। एसेट क्या है? रेंट पर एनम कितना है, ठीक है। हमने उससे बिल्डिंग ले रखी है किराए पे, ठीक है, उसका किराया हम देते हैं उसको 2 लाख रुपया। हमने उससे फर्नीचर भी ले रखा है, इसका हम किराया देते हैं उसको 50,000 रुपया, पर एनम है ये सब, ठीक है। और उससे प्लांट एंड मशीनरी भी ले रखी है, इसका किराया 1,20,000 रुपया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे टीडीएस कितना काटना है, किस पे काटना है। तो 194I में बिल्डिंग प्लांट बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का एक साथ कटता है। 2,40,000 से ऊपर है तो क्या बिल्डिंग फर्नीचर सब मिला के 2,40,000 से ऊपर है? हाँ, तो 2,50,000 रुपए का 10% कटेगा टीडीएस। कितना हो गया? 25,000 रुपया। नौ 1,20,000 पे टीडीएस कटेगा? नहीं, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2,40,000 से एक्सीड नहीं किया। प्लांट एंड मशीनरी भी 2,40 है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट ये मिला के 2,40 से एक्सीड करेगा तब टीडीएस कटेगा। अच्छा, कटता तो कितना कटता? 2% ही कटता। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एसेट रेंट पर एनम। बिल्डिंग का मैं किराया दे रहा हूं 2 लाख रुपया, मिस्टर एक्स एक ही बंदे को दे रहा हूं। अच्छा, अलग अलग बंदे को दे रहे होते तो टीडीएस काट देते क्या? नहीं, ये अगर बिल्डिंग का अलग होता, फर्नीचर का अलग पर्सन को दे रहे होते तो टीडीएस नहीं काटते, हम किसी का नहीं काटते। अरे जब हम एक बंदे को 2,40,000 रुपए की पेमेंट करते हैं ना तब टीडीएस काटते हैं, क्योंकि हाई पेमेंट है उसकी, तो सरकार कहती है टैक्स काट लो उसका, ठीक है। 2,40,000 रुपए की आप पेमेंट कर रहे हो, 10,000 रुपए 24 लोग को दे रहे हो, तब थोड़ी ना टीडीएस काट लेना है छोटी छोटी पेमेंट पे।
फर्नीचर का 50,000 रुपया, प्लांट एंड मशीनरी का 2,60,000 रुपया। अब 2,50,000 रुपए का 10% और 2,60,000 रुपए का 2%, ये हो गया 25,000 रुपया और 2% का मतलब हो गया 5,200 रुपया। ठीक है, अच्छा अब आपको याद है 3 सेक्शन आपको बताए गए थे जहां पे टीडीएस मैंडेटरी कटेगा ही कटेगा, उसमें से अब एक सेक्शन आपके सामने आने वाला है। ये 3 सेक्शन होते हैं 194 आईए, आईबी और एम, जहां पे टीडीएस काटना ही काटना है। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। आप एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हम जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद रहे हैं। खेती की जमीन छोड़ के आप कोई भी जमीन या मकान खरीद रहे हो और 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो। एक बात बताइए, गवर्नमेंट कहती है कि टीडीएस वही लोग काटते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टर्नओवर बेस भी बताया हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। और बाकी लोगों में तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई सबको टीडीएस काटना है, क्योंकि बाकी लोग वैसे ही बड़े होते हैं, फर्म, कंपनी, ये सब तो बड़ी एंटिटी है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में गवर्नमेंट ने टर्नओवर बेस बता दिया कि भाई इससे ज्यादा टर्नओवर है तभी आपको क्या करना है, टीडीएस काटना है। लेकिन 3 सेक्शन में गवर्नमेंट कहती है कि आप बिजनेस करते हो कि नहीं, बिजनेस का टर्नओवर क्या है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। अरे बिजनेस करते हो कि नहीं करते हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस काटना है। तो सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा था कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़ा बर्डन डाल रही है, गरीबों के को मतलब परेशान कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, जो 50 लाख की जमीन खरीद सकता है वो गरीब है क्या? मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है जब तुम्हारे पास 50 लाख रुपए है जमीन खरीदने के लिए तो तुम टीडीएस काट के जमा नहीं कर लोगे क्या? नहीं कर लोगे तो कम से कम सीए को फीस देके तो करवा लोगे ना। जो 50 लाख रुपए की जमीन खरीद सकता है, क्या वो 2-4-5 हजार रुपए की फीस देने लायक है कि नहीं है? सीए को दे सकता है। गवर्नमेंट कह रही है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। किसको काटना है? 194 आईए में टीडीएस काटना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एसएससी यू आर, what your turnover is immaterial. You have to deduct TDS when you are making payment for purchase of an immovable property. तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हम जमीन और मकान खरीदते हैं खेती वाली जमीन छोड़ के और 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट करते हैं तो हमें 1% के रेट से टीडीएस काट लेना है, ठीक है। 194 IB, पेमेंट ऑफ रेंट टू अ रेजिडेंट बाय एन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। बेसिकली हम टैक्स ऑडिट मेरी होती है नहीं होती है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरी टैक्स ऑडिट होती होगी, अगर मेरी टैक्स ऑडिट वगैरह होती है तब तो हम वैसे ही टीडीएस 194 आई में काटते हैं, याद आ रहा है। अगर हम किराया देते हैं तो टीडीएस 194 आई में तो काटते ही हैं। तो जो लोग ऑडिट नहीं होती है, मतलब देखिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए के ऊपर ऑडिट का भी तो प्रावधान है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। मैं यहां से ये हटा देता हूं, payment of rent to a resident by an individual HUF not liable to deduct tax under section 194I। अगर आपको 194I में टीडीएस नहीं काटना है तो किराए पे टीडीएस यहां काटना पड़ेगा। और आई में टीडीएस कौन काटता है? आई में तो टीडीएस नॉर्मल प्रोविजन है, भैया आपका बिजनेस होना चाहिए, पिछले साल का टर्नओवर इतना होना चाहिए, ये सभी को काटना पड़ेगा, ये तो काटना ही पड़ेगा अगर हम किराया 50,000 रुपये महीने से ज्यादा का दे रहे हैं। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, 50,000 रुपये महीने का किराया क्या कोई छोटा किराया होता है क्या? सिर्फ किराया 50,000 रुपये महीना दे रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी दे सकता है? आपके घर का किराया 50,000 रुपये है, जरा सोच के देखिए, अरे कौन दे पाएगा 50,000 रुपये महीने का किराया? मेरा मानना है 50,000 रुपये महीना का किराया देने वाला आदमी कम से कम 2 लाख रुपये महीना कमाता होगा। मानते हैं कि नहीं ये बात? अरे जिसका 50,000 रुपये किराए में जा रहा है वो 2 लाख रुपया महीना कमाता होगा। अब एक बात बताइए, जो आदमी 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है क्या वो टीडीएस के बर्डन को सह लेगा कि नहीं, ये बताइए। अरे सह लेगा भाई, तुम्हारे बस का है, तुम कर सकते हो।
और अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम सीए को फीस देके करा सकते हो, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का अगर आपका किराया है तो 5% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा 194I में। अच्छा, आप कहेंगे कि सर मेरा तो ऑडिट वगैरह हो, मतलब मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा था, 50 लाख से ज्यादा था, प्रोफेशनल है, तो फिर आप 194I में काटेंगे। और वहां टीडीएस का रेट कितना है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे टीडीएस का रेट है 10% और लिमिट 2,40,000 की है। ये तो उनके लिए जो बेसिकली मान लीजिए नौकरी पेशा आदमी है। ये सब किसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे नौकरी करते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनी में मैनेजर वगैरह हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, ठीक है, 50-50,000 रुपए से ऊपर का किराए की जगह ले रखे हैं, उनको गवर्नमेंट कह रही है तुमको टीडीएस काटना पड़ेगा। वैसे मैं आपको सच बात बताऊं, ये सब है क्या पंगा, आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये सब गवर्नमेंट कर क्यों रही है, मैं आपको बताता हूं। पहले मुझे आप ये बताइए, आपकी नजर में रईस आदमी कौन है, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, तब मैं आपसे आगे की बात करूंगा। वो आदमी जिसके पास 3-4 मकान है और तीनों चारों मकान वो खाली रखता है, कभी किराए पे नहीं देता है, कहता है किराए पे क्यों देंगे, खुद प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। या वो आदमी जिसके पास 4 मकान है, 3 किराए पे चलाता है, 1 में खुद रहता है, कौन रईस आदमी है, आपकी नजर में रईसियत में कौन है, बता पाएंगे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप सोच लीजिए पहले, क्योंकि अगर आप ये बात नहीं सोच पाएंगे तो शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे जो गवर्नमेंट कहना चाहती है। एक आदमी 4 मकान रखा है, चारों खाली रखता है, किराए पे नहीं देता है किसी को। दूसरा आदमी 4 मकान रखा है, 1 में रहता है, 3 किराए पे चलाता है, कौन रईस आदमी है, बोलो भाई कौन रईस आदमी है? देख लीजिए, आप पता नहीं बता पाए कि नहीं बता पाए, हमारा ऑपरेटर यहां पे बता दे रहा है, ठीक है, जो सिस्टम यहां ऑपरेट कर रहा है रिकॉर्डिंग में, वो बता पा रहा है, कहता है कि सर जो बंदा किराए पे नहीं देता है ना, वो रईस आदमी है। हाँ, ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं, 4 फ्लैट क्या रईसियत के एग्जांपल्स दें आपको, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस जिसको मेंटेन करने पे 1 महीने का खर्चा 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए आता है, लोग ऐसे ऐसे फार्म हाउस मेंटेन करके रखते हैं, किराए पे थोड़ी ना देते हैं। 6 महीना पे एक बार जाते हैं रईसियत दिखाने फार्म हाउस पे, लेकिन हर महीने 4 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है सिर्फ उस फार्म हाउस को मेंटेन करने पे, इतना बड़ा फार्म हाउस है। तो रईसियत की तो ये लेवल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो किराए पे नहीं दे रहा है वो अमीर आदमी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट देखिए क्या कर रही है। अब जो वो रईस आदमी जो किराए पे नहीं दे रहा है ना, वो पता है ऑन पेपर क्या दिखाता है, मैं आपको बताऊं, वो ऑन पेपर दिखाता है कि ये मकान किराए पे था। आप कहोगे सर इससे क्या, ये तो नुकसान कर रहा है अपना। आइए मैं आपको समझाता हूं, वो नुकसान नहीं कर रहा है, कितना बड़ा फायदा कर रहा है वो अपना। अब वो दिखाता है कि ये मकान किराए पे था और 1 महीने का किराया मुझे 1 लाख रुपए आता है पर मंथ। साल का कितना किराया आ गया, एक मकान से 12 लाख रुपया, ठीक है। 12 लाख रुपए में जब वो दिखाएगा कि मेरी इनकम है किसकी, रेंट की, तो उसे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 12×3 = 36, 3,60,000 रुपया कम हो जाएगा। 12 लाख माइनस 3,60,000 रुपया कम हो जाएगा। 8,40,000 रुपया उसकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 8,40,000 रुपया, ठीक है। बड़ा आदमी है, जल्दी बताइए। पैसे कुछ ऐसे भी आते होंगे जो कैश में आते होंगे, जिसकी वो एंट्री नहीं करता होगा, ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करता होगा। हाँ, वो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर ले रहा है। वो अपनी 12 लाख रुपए की रिसिप्ट अगर बिजनेस में दिखाता है या कोई प्रोफेशनल रिसिप्ट दिखाता तो उसकी 12 लाख रुपए टोटल इनकम बनती, राइट। यहां पे वो 30% सीधे सीधे कम कर लेगा। अब ऐसे समझिए, अगर मेरे पास बोरे में 12 लाख रुपया पड़ा है तो 12 लाख रुपया मेरी ब्लैक मनी है, ठीक है। अगर मुझे उसे व्हाइट करना हो तो मुझे 12 लाख रुपए अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, तो वो व्हाइट होगा। लेकिन अगर मैं उसे किराए की इनकम दिखाऊंगा तो 12 लाख रुपए व्हाइट होने के लिए सिर्फ 8,40,000 इनकम मानी जाएगी। यानी सरकार 8,40,000 पे टैक्स लेके आपकी 12 लाख रुपए की इनकम को व्हाइट कर देगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो लोग अपनी किराए की झूठ मूठ की इनकम दिखा देते हैं। आपको समझ में आया? मेरे पास 12 लाख रुपए ब्लैक भी हो जाता है, मैं किराए पे थोड़ी ना देता हूं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है राज अग्रवाल ये बताओ जो तुमको 1 लाख रुपए किराया देता होगा वो तुम्हारा टीडीएस काटता होगा, काट के जमा करता होगा, लाओ वो आदमी दिखाओ जो टीडीएस काटता है, जमा करता है। और हम तो फर्जी काम कर रहे थे अभी तक, अब दिखा पाएंगे क्या वो आदमी जो टीडीएस काटता है, जमा करता है? अरे है ही कहां, हम तो फर्जी काम कर रहे थे ना अभी तक।
आया समझ में? तो बेसिकली जो लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे किराएदारी की इनकम से, वो भी ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग उल्टा कर रहे हैं, किराया पा रहे हैं बड़ा बड़ा और इनकम नहीं दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है वो भी ट्रैक में आ जाएंगे। कोई भी 50,000 रुपए से ऊपर महीने का किराया देगा तो टीडीएस काट लेगा 5% के रेट से। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, 194 JA और दूसरा है 194 JB। 194 JA क्या है? पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज फी, और 194 JB में होता है पेमेंट फॉर प्रोफेशनल एंड नॉन कंप्लीट फी। टेक्निकल फी और प्रोफेशनल फी में आप अंदर समझते हैं? टेक्निकल फी और प्रोफेशनल फी, जैसे सीए को, इंजीनियर्स को, इनको हम प्रोफेशनल फी देते हैं। टेक्निकल फी क्या होती है? जैसे जो मेरा कैमरा ऑपरेट करता है, ठीक है, अगर आउटसोर्स्ड वर्क है तो वो टेक्निकल काम है, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो टेक्निकल है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम क्या है? प्रोफेशनल। ठीक है। कैमरा ऑपरेटर वो टेक्निकल बंदा है। ठीक है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रहा है, ये सब टेक्निकल बंदे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, टेक्निकल बंदा है, टेक्निकल काम कर रहा है, राइट। तो टेक्निकल सर्विसेज के लिए 194 JA है और 194 JB है प्रोफेशनल के लिए। ठीक है। 194 JA में 30,000 रुपए से ऊपर की अगर आप पेमेंट करते हैं तो 2% का टीडीएस काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल सर्विसेज में 2% का टीडीएस काटेंगे। ठीक है। और प्रोफेशनल में 30,000 रुपए के ऊपर ही टीडीएस काटना है, लेकिन रेट होगा 10% का। मतलब अगर हम कैमरा ऑपरेटर को पैसे देंगे तो 2% टैक्स काट के जमा करेंगे। ठीक है। और अगर सीएस आपको पैसा देंगे तो कितना काट लेंगे? 10% काटना है। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल फी एंड नॉन कंप्लीट फी? आई होप आप समझते हैं, बताया कई बार आपको। काम करने का पैसा दोगे तो वो तो प्रोफेशनल फी है, काम ना करने का पैसा दोगे उसे कहते हैं नॉन कंप्लीट फी। याद आया कुछ? जैसे मैंने एक बार एग्जांपल लिया था कि जिस सोसाइटी में मेरा फ्लैट है ना, जिस इंटीरियर डेकोरेटर ने किया है, मैंने उसको कुछ पैसे अलग से दिए, कहीं सोसाइटी में किसी और के फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन मत करना, क्योंकि जो सारे लोग आके मेरी तारीफ करते हैं ना, वो तारीफ फिर हम नहीं सुन पाएंगे। जब कईयों का इंटीरियर डेकोरेशन मेरे जैसा हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, तो फिर लोग जो मेरी तारीफ अकेले बैठ के कर रहे थे वो सबकी होने लग जाएगी, फिर तो कॉमन हो जाएगी ये बात। तो हमने उसको कुछ पैसे अलग से दिए थे, किसी और का ना करना। मतलब मेरा इंटीरियर डेकोरेशन करने का 10 लाख रुपया और किसी और का इंटीरियर डेकोरेशन न करने का ये लो 5 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपए तो प्रोफेशनल फी थी और ये 5 लाख रुपए क्या थी? नॉन कंप्लीट फी। ये दोनों पे ही टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, मैंने इंटीरियर डेकोरेशन अपना करने का 20,000 रुपया दिया और किसी और का न करने का 20,000 रुपया दिया, टोटल दिया 40,000 रुपया। करने का 20,000, न करने का 20,000, 40,000 रुपया। टीडीएस कितना कटेगा? टीडीएस कुछ भी नहीं कटेगा। एक्चुअली ये जो 30,000 रुपए की लिमिट है ना, ये सेपरेटली प्रोफेशनल की अलग 30,000 है और नॉन कंप्लीट की अलग 30,000 है। ठीक है। यानी मैं यहां लिख दूं क्या? सेपरेटली फॉर बोथ। 30,000 रुपए की लिमिट दोनों की अलग अलग है। और टेक्निकल फी की तो अलग है ही, वो तो सेक्शन ही अलग है, दिख रहा है 194 JA में है और प्रोफेशनल नॉन कंप्लीट JB में है। ठीक है। देन कम्स 194K, डिविडेंड ऑन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। एक्चुअली पहले तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लेकिन अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। तो म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पे 5,000 रुपए के ऊपर 10% का टीडीएस कटेगा। बिल्कुल वैसा ही था ये भी सेक्शन 194। शेयर्स पे डिविडेंड 5,000 के ऊपर 10% का था कि नहीं? वैसे ही 194K में म्यूचुअल फंड का है 5,000 के ऊपर 10%। 194 LA क्या है? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। जब सरकार आपकी जमीन का कंपल्सरी एक्विजिशन करेगी ना अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अगर पेमेंट करेगी तो 10% का टीडीएस काट देगी। अब मैं आपको बताऊं यहां पे टीडीएस क्यों काट दे रही है सरकार, और वो भी इतने हाई रेट से क्यों काट दे रही है? क्योंकि आप कहोगे कि सर यहां पे तो अगर हम ट्रांसफर कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो खरीदता है इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर वो मात्र 1% का टीडीएस काटता है। यहाँ सरकार 10% टीडीएस काट के क्यों बैठ जा रही है? अगर सरकार कंपल्सरी एक्विजिशन करे, वो भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर ही। एक्चुअली गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन जमीन को जबरदस्ती कहां ले लेती है, पहले तो मुझे ये बताइए।
अच्छा खासा शहर है, वहीं पे एक्वायर कर लेती है जमीन वगैरह कंपल्सरी? जल्दी बताइए। नहीं, अच्छा खासा शहर है, जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कहां पे होता है कंपल्सरी एक्विजिशन? गांव देहात की जमीनें हैं, वहां पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह गवर्नमेंट ला रही है, वहां कंपल्सरी एक्वायर करती है। अब क्या आप मेरी बात को मानने को तैयार होंगे कि गांव में कोई बंदा है, ठीक है, ऐसे तो 2-4-5 हजार 10 हजार रुपए की नौकरी करता है, लेकिन उसके पास ना पुरखों की जमीन है 50 लाख रुपए की, और सरकार ने अभी एक प्रोजेक्ट वहां चालू किया, उसकी जमीन को कंपल्सरी एक्वायर किया, उसको 50 लाख रुपए दे दिया। मान सकते हैं ऐसा होता होगा? हाँ होता है। उसके पास गांव में जमीन है, जब सरकार ने कंपल्सरी एक्वायर किया क्योंकि वहां कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, और 50 लाख रुपए उसको मिल गए। अब एक बात बताइए, 50 लाख रुपया तो आ गया, क्या उसको इनकम टैक्स आता है? अरे नहीं भाई, उसको क्या मालूम कि क्या इनकम टैक्स होता है, देना होता है नहीं देना, ये सब उसको नहीं मालूम है। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि ज्यादातर केसेस में कंपल्सरी एक्विजिशन गांव देहात में होते हैं, ठीक है, और जहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन होते हैं वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी देखा जाता है कि सामने वाले को टैक्सेशन वगैरह नहीं आता। गवर्नमेंट इसीलिए 10-10% का टीडीएस काट ले रही है कि अगर वो रिटर्न जमा नहीं भी करेगा, टैक्स नहीं जमा करेगा, तो सरकार को मिल गया टैक्स। आपको आई बात समझ में? ये चक्कर है, इसीलिए रेट भी 10% है। अदरवाइज यहां पे देखिए कितना था, मात्र 1% का ही था। अब नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 194M। ये वो सेक्शन है जहां पे कंपल्सरी टीडीएस काटना ही काटना है, ठीक है। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल बाय एन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C और 194J, ठीक है। जस्ट मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। वन 194C और 194J में जिनको टीडीएस नहीं काटना है, तो 194C या 194J में, जे में 2 सब सेक्शन है, JA JB। इसमें टीडीएस किसको काटना होता है? ऑब्वियसली उनको काटना होता है जो बिजनेस करते हैं, पिछले साल टर्नओवर दिया गया है, वो सब क्रॉस होता है, तब टीडीएस काटना होता है। लेकिन 194M में टीडीएस काटना ही काटना है, सबको काटना है। 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रोफेशनल फी कोई देता है तो, अब एक बात बताइए, मजाक थोड़ी ना है, कोई 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रोफेशनल फी दे रहा है तो क्या कोई छोटा व्यक्ति होगा? मान लीजिए मेरे ऊपर मर्डर का केस चल रहा है और हम वकील साहब को 50 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं केस लड़ने के लिए, छोटे मोटे आदमी हैं हम? सवाल ही नहीं उठता। 50 लाख रुपए की फीस कोई दे रहा है, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, गवर्नमेंट का मानना है, ठीक है। तो क्या टीडीएस काट सकता है कि नहीं काट सकता है? 5% का टीडीएस काटेगा वो। क्लियर सबको? तो अब एक रिमाइंडर लीजिए, बैक गियर लगाइए और याद कीजिए आपको क्या बताया गया था कि एक पेमेंट ऐसी है जिसपे टीडीएस नहीं काटना है, प्रोफेशनल फी फॉर पर्सनल पर्पसेस। लेकिन अगर वो 50 लाख रुपए से ऊपर का है तो टीडीएस काटना है। ओहो, ये टर्निंग पॉइंट हो गया अब इसका। प्रोफेशनल फी फॉर पर्सनल पर्पसेस पे टीडीएस नहीं काटना होता, लेकिन 50 लाख रुपए से ऊपर है तो काटना होता है अंडर सेक्शन 194M। तो 3 सेक्शन है ये कंपल्सरी वाले हैं, 194IA, IB और M, ये 3 कंपल्सरी वाले हैं। और तीनों में ही आपने देखा कि गवर्नमेंट कोई जाति नहीं कर रही है। गवर्नमेंट क्या जाति कर रही है यहाँ पे? कहीं नहीं, सबको काटना पड़ेगा, हम देखेंगे नहीं गरीब आदमी है कि अमीर आदमी है, बिजनेस करता है नहीं करता, हम कुछ नहीं देखेंगे, सबको काटना है। अरे भाई, तो देखने की जरूरत नहीं है। 50 लाख रुपए की जो पेमेंट कर रहा है वो कर सकता है ये काम, तो गवर्नमेंट कोई जाति नहीं ना कर रही है, नहीं। तो 50 लाख रुपए की ऊपर की पेमेंट करने वाली प्रोफेशनल फी या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दे रहा है तो 5% का टीडीएस काटना है। कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट मतलब क्या हो सकता है? मान लीजिए हम किसी को बिल्डिंग बनवा रहे हैं, किसी से 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं। हम किसी से इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए हम 50 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, किसी वकील साहब को पैसा दे रहे हैं 50 लाख रुपए से ऊपर केस लड़ने के लिए, ठीक है। तो कोई भी पेमेंट अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की हो रही है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की चाहे प्रोफेशनल फी की, तो टीडीएस काटना है। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल का नहीं बोल रहा है, प्रोफेशनल फी या फिर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है। 194N मोदी जी हमारे देश को डिजिटल बना रहे हैं, इसके लिए लाए हैं।
अब हमको तो नहीं समझ में आ रहा कितना डिजिटल बनेगा इससे हमारा देश, लेकिन आइए देख लेते हैं कैसे हमारा देश डिजिटल बनाने के लिए सेक्शन 194N लाया गया है। कहता है कैश विड्रॉल अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड इन अ बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक में अगर आपका अकाउंट है और आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश की ड्रॉइंग करते हो तो 1 करोड़ रुपए के बियॉन्ड जितना पैसा निकालोगे उसका 2% टीडीएस कट जाएगा। पता है बहुत सारे लोग हैं जो बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं और सारे खर्चे जो होते हैं वो कैश में करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको पेमेंट कैश में करना ही पड़ता है, वो छोटे छोटे लोगों से काम कराते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मैं बताऊं वाराणसी में बनारसी साड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार है। वैसे तो आज की तारीख में बनारसी साड़ी कम, वो बस साड़ी है, ठीक है। बनारसी साड़ियों का प्रचलन वैसे तो सच पूछे तो ओरिजिनल वाराणसी से बहुत हद तक उठ चुका है, लेकिन आज भी दूसरी जगह पे प्रचलन इसके बहुत ज्यादा है। जैसे साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो वहां बहुत प्रचलन है इसका। लेकिन कुछ भी हो, ये रोजगार अपने आप में साड़ी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोजगार है बनारस के लिए, वाराणसी के लिए जहां मैं रहता हूं। तो यहां पे जो साड़ी का ट्रेड करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो बुनकर्स होते हैं उनसे साड़ी बनवाते हैं, और कुछ नहीं तो अगर पहला ड्राफ्ट साड़ी का निकल भी जाता है, मतलब कपड़ा निकल जाता है, तो उस पे ऊपर के जो वर्क वगैरह होते हैं ये हाथ के काम जो होते हैं ये बुनकरों से कराते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा टर्नओवर है साड़ी वालों का, लेकिन इनकी जितनी भी पेमेंट्स होती है ना, ये छोटे छोटे लोगों को, अलग अलग हाथों से काम करने वाले लोगों को पेमेंट होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा तो जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो आते हैं इनको चेक से दे देते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो 10 लाख 20 लाख रुपए का माल लिया है। लेकिन ये जब पैसा पाते हैं तो इनको मजदूरी जो देनी होती है वो छोटे छोटे अमाउंट में कैश में देनी होती है, क्योंकि इनके पास जो बुनकर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट नहीं है, अगर अकाउंट है भी तो वो लेते नहीं है अकाउंट में, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं है, इनकम टैक्स वगैरह नहीं समझते हैं, तो वहां पे इनको कैश पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसे व्यापार में ऐसे बहुत सारे व्यापार और भी होंगे, मैं जिस व्यापार के बारे में जानता था मैंने उसको आपके सामने प्रेजेंट किया। तो यहाँ व्यापारियों की एक बहुत बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर हम विड्रॉ करेंगे तो जितना 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करेंगे उसका 2% टीडीएस कट जाएगा। यानी मान लीजिए अगर कोई 1.5 करोड़ रुपए विड्रॉ करता है तो 50 लाख रुपए का 2% उसका टीडीएस लग जाएगा। कितना होता है 50 लाख का 2%? 1.5 करोड़ विड्रॉ करेगा तो 1 करोड़ पे नहीं कटेगा, सिर्फ 50 लाख पे कटेगा, जबकि बाकी जगह ऐसा नहीं होता था। हर टीडीएस के सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट आप जैसे ही क्रॉस करते तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस होता था, यहां ऐसा नहीं है। यहां जितना एक्सीड करेगा 1 करोड़ बस उतने पे टीडीएस है। तो 1.5 करोड़ पे 1.5 करोड़ रुपए अगर आप विड्रॉ करेंगे तो 50 लाख पे टीडीएस लगेगा। कितना? 2% के रेट से कितना हो गया? 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपए का टीडीएस कट जाएगा। तो ये व्यापारी परेशान हो रहे थे कि भाई टीडीएस कट जाएगा, क्या होगा बताइए, सरकार इतना पैसा ले लेगी। मैं कहता हूं कि मैंने समझाया कि देखिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है, जितना आपका टैक्स कटता है उतना आप क्लेम कर लेते हैं, टीडीएस तो क्लेम हो जाता है ना। टीडीएस तो क्या है, सरकार को एडवांस टैक्स जमा हो गया, उसी के बराबर है। जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी होगी वो आप पे कीजिएगा, बैलेंस तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी बात है नहीं, और गवर्नमेंट इससे डिजिटल बना लेगी ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर मुझे मान लीजिए विड्रॉ करना हो 5 करोड़ रुपए बैंक से, मैं विड्रॉ करूंगा कि नहीं? मैं तो कर लूंगा, हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे यहाँ 1 रुपए भी कैश का काम ही नहीं है। मुझे तो 100% पेमेंट डिजिटल ऑनलाइन ही देनी होती है। लेकिन फिर भी अगर मुझे विड्रॉ करना हो तो मैं निकाल लूंगा कि नहीं? मैं निकाल लूंगा, टीडीएस ही तो काटेगी सरकार, जितना टीडीएस काटेगी उतना मैं एडजस्ट कर लूंगा टैक्स लायबिलिटी में। भाई टैक्स तो पे करता ही हूं ना, तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसमें, सरकार को टैक्स तो वैसे भी देते हैं, तो काट लेने दो बैंक को, हम एडजस्ट करा लेंगे गवर्नमेंट से, राइट। सो टीडीएस इज नेवर एन बिगर इशू एंड आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से कैश ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, इसकी वजह से तो नहीं रुकेगा। हाँ पता है किसी जमाने में मैं आपको बताऊं 2005 के पहले, ठीक है, मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2005 के नहीं 2005 तक तो पैदा हो गए होंगे ना मेरी क्लास वाले। तो 2005 के पहले शायद कुछ ऐसा नियम था, मैं आपको बताऊं, जहां पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था कि कैश आप अगर बैंक से विड्रॉ करेंगे ना तो उस पर टैक्स लग जाता था, और वो टीडीएस नहीं होता था, वो ट्रांजैक्शन टैक्स लग गया और उसका कोई रिफंड नहीं होता था। तो उस समय लोगों की परेशानी होती थी, लोग विड्रॉ नहीं कर पाते थे। तो
उस तरीके का अगर कोई टैक्स लगे तब तो समझ में भी आए कि हाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन अवॉइड होगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा, टीडीएस कट रहा है तो वो तो एडजस्टेबल आइटम है। नाउ कमिंग टू 194O, पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स चलाते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, तो ये है ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या मैं यहां एग्जांपल में लिख दूं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन पे बड़े सारे सेलर अपना माल बेचते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान में बड़े सारे सेलर है, करोड़ रुपए का यहां माल बेच देते हैं, 1 रुपए का कुछ भी डिस्क्लोज भी नहीं करते। ई कॉमर्स के थ्रू बिक रहा है माल, धकाधक बिकते जा रहा है, ई कॉमर्स सारा डिलीवरी मैकेनिज्म सब कुछ ई कॉमर्स संभाल रही है और ये कोई 1 रुपए की सेल डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जितनी भी सेल हो रही है, जिसकी जितनी सेल हो रही है वो पूरी उनको रिकॉर्ड मिल जाए, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड मिल जाए। तो रिकॉर्ड मिलने का एक ही तरीका है, गवर्नमेंट ने सीधे ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन को बोला कि जो लोग तुम्हारे यहां से माल बेच रहे हैं, तुम जब उसको पैसा देते हो तो एक काम करो, टीडीएस काट लो, काट के हमको जमा कर दो, हमको पता चल जाएगा। टीडीएस कितना कट रहा है? 1% के रेट से टीडीएस कट रहा है, ठीक है। जो भी पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वाले सेलर को करेंगे, क्योंकि मालूम ही है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्या होता है, कस्टमर जाता है, पेमेंट किसको करता है? फ्लिपकार्ट को, फिर सेलर माल की डिलीवरी किसको कर देता है? कस्टमर को, और फ्लिपकार्ट फिर पेमेंट दे देता है सेलर को, राइट। तो फ्लिपकार्ट जब सेलर को पेमेंट करेगा तो 1% का टीडीएस काट लेगा, इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है। लेकिन ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो 5 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचते हैं, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब होता है सेलर। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? सेलर है, ठीक है। सेलर का अगर सेल 5 लाख रुपए तक का है, बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग सेल अप टू 5 लाख, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो 5 लाख रुपए तक की सेल है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज टीडीएस कट जाएगा। क्लियर सबको? 5 लाख रुपए तक की सेल है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज टीडीएस कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कंपनी है तो 5 लाख की लिमिट नहीं है मेरे ऊपर, मेरा तो 1% टीडीएस कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर इनकम टैक्स के तहत टीडीएस भी काटती है और जीएसटी के तहत टीसीएस भी काटती है। मालूम है आपको? क्योंकि आप टीसीएस भी काट के जमा करते हैं ना वो लोग, नहीं मालूम है तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों याद रखिएगा। इनकम टैक्स के तहत टीडीएस काटेंगे सब और जीएसटी के तहत टीसीएस काटेंगे। एक्चुअली जीएसटी काटने से ना सेल जीएसटी को भी रिपोर्ट हो जाती है और इनकम टैक्स वाले को भी सेल रिपोर्ट हो जाती है। तो देखिए गवर्नमेंट चालाक तो है ही है भाई, ठीक है। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेच रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता चल गया क्योंकि टीडीएस कटा है, और जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चल गया क्योंकि टीसीएस काटा है फ्लिपकार्ट अमेजॉन ने, तो पता चल गया भाई आपकी सेल इतनी है। तो अब कैसे नहीं दिखाओगे, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेट ऑफ टीडीएस। अब कुछ नोट्स दिए हुए हैं उसके नीचे, बहुत ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। टीडीएस का जो भी रेट आपने पढ़ा सीधे सीधे उस पर 25% का डिस्काउंट कर दीजिए। ये डिस्काउंट मिला था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हमारे देश को 14 मई 2020 से एप्लीकेबल है। 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, यानी प्रीवियस ईयर 2021 की बात करें तो अप्रैल और 13 मई तक रेट ऑफ टीडीएस तो यही था जो आपने पढ़ा है ऊपर, जो भी आपने रेट पढ़ा 5%, 10%, व्हाटएवर। लेकिन 25% का डिस्काउंट मिल गया टीडीएस के रेट में फ्रॉम 14 मई 2020। मैं आपको बताऊं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, 22 मार्च को शायद हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, 22 मार्च 2020 को। तो 1.5 महीने, 1 महीने, 14 मई, मतलब कि मोटा मोटी 2 महीने के लॉकडाउन के बाद, ठीक है, या कह लीजिए 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद निर्मला सीतारमण जी ने 2000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। याद है कुछ? पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, हो सकता है मैं सही वर्ड, सही अमाउंट ना बता रहा हूं, शायद 2000 करोड़ रुपए का पैकेज था या कुछ ऐसा ही था, ठीक है। बड़ी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हो गई थी, पूरे देश में हल्ला हो गया था कि 2000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट होने वाला है। पता है मुझे क्या लगने लग गया था?
मैं आपको सच बता रहा हूं, और उस समय मैंने कुछ लाइव क्लासेस ली थी, वहां बच्चों से शेयर भी किया था कि ये जो 2-3 दिन बाद अनाउंसमेंट होने वाला है निर्मला सीतारमण जी का, मुझे तो लगता है कि जो टैक्स पेयर टैक्स दिए है ना, उनका आधा आधा टैक्स, इनकम टैक्स वापस कर देगी सरकार। मैं बड़ा खुश भी हो रहा था कि अच्छा, लॉकडाउन की वजह से जितना टैक्सेस जमा किए ना, लग रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली अनाउंसमेंट क्या हुई थी, और मोदी जी ना नंबर 1 के एडवर्टाइजर है। मतलब अगर कुछ भी नहीं होता है तो इतना सुंदर एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, 2 शब्द भाइयों बहनों को इतना सुंदर समझाते हैं कि ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। और जब असल बात सामने आती है तो समझ में आता है नहीं, ये मोदी जी टैक्स लेने के लिए बने हैं, देने वाले नहीं है। कुछ नोच की टैक्स लिया जा रहा है हमारे देश में, ठीक है, नोच नोच के टैक्स लिया जा रहा है, और उसमें कुछ भी छूट हो जाएगी ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस अनाउंसमेंट को मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैसे किया था मैं आपको बताता हूं। ऐसा बताया गया था कि जो हमारे देश की ईमानदार टैक्स पेयर है, ठीक है, मिडिल क्लास ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनके लिए भी सरकार ने कुछ सोचा है। भैया आज तक या तो सरकार गरीबों की सुनी थी या तो अमीरों की सुनी थी, या तो अंबानी अडानी जैसे लोगों को फायदा हुआ है, या तो फोकट में कोई चीज मिली है तो उनको मिली है जो बहुत गरीब है। बीच वालों के लिए तो सरकार ने कभी कुछ किया ही नहीं है, उनसे तो हमेशा नोचा ही नोचा है। तो ऐसी, लेकिन पहली बार ये अनाउंसमेंट हुआ था, और मोदी जी ने खुद कहा कि पहली बार हमारा देश ऐसा करने जा रहा है। लगा अरे ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये भारतवर्ष में ही रहते हैं ना, जहां आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा लगने लगा था कि सरकार क्या कर सकती है भाई, ईमानदार टैक्स पेयर को क्या दे देगी, खाना पहुंचा देगी उनके घर पे, उसको वो चाहिए नहीं, वो तो भाई बहुत गरीब है, उसको चाहिए। तो चाहिए क्या, क्या देगी आखिर सरकार। तो एक बार के लिए लगा हो सकता है सरकार इनकम टैक्स ही वापस कर दे रही हो, कि पिछले साल जितना टैक्स दिए थे उसका आधा वापस ले लो, कुछ ऐसा कर दे रही हो। कुछ तो करेगी, क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसी मेरे मन में ऐसी भावनाएं आ रही थी। लेकिन कुल मिला के जब सरकार ने बताया तो बताया कि हम 25% टीडीएस के रेट में छूट दे रहे हैं। जैसे ऐसे बोला मैंने तो माथा पकड़ लिया, कहा ये क्या दे रही है सरकार, इसमें कौन छूट है। भाई साहब अगर सामने वाला मेरा 10% की जगह 7.5% टीडीएस काटेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी टैक्स लायबिलिटी तो जितनी है उतनी ही रहेगी ना, मैं तो 30% टैक्स देता हूं, मैं तो उतना ही दूंगा। सामने वाला 7.5% काटेगा तो 7.5% एडवांस जमा हुआ, 10% काट ले। और कैलकुलेशन कितना मस्त है, मैं तो कहता हूं भगवान जाने कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके ये मोदी जी बैठे हैं, तो इतना सुंदर कैलकुलेशन बताता है कि एकदम मजा आ जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से टीडीएस 25% कम कर देने से टीडीएस की रेट को इतना पैसा कम टैक्स कटेगा, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में इतना कैश फ्लो आ जाएगा, और उसको बेलमेंट पैकेज में जोड़ लिया। 2000 करोड़ में इतना रुपया तो पब्लिक को फायदा हो गया। अरे सच पूछो तो बेशर्मी की हद है भाई साहब, आपका 1 रुपया नहीं जा रहा, आप कह रहे हो इतने का फायदा हो गया। मतलब फायदा कैसे सरकार ने गिराया, इस बात को दूसरे तरीके से बोलें। जैसे मैं आज अनाउंसमेंट करता हूं, बच्चों मैं आपको बहुत फायदा देने वाला हूं, गजब मजा आ जाएगा आपको, ऐसा फायदा देने वाला हूं। और फिर पता है मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपको 10,000 रुपए देने थे ना, एक काम करो अभी 10,000 मत दो, 7,500 दो, अभी 7,500 दो, 2,500 ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। अरे भाई तो ले तो लोगी, तो फायदा कहां दिए। और 2,500 रुपया तुम हम सबको फायदा देंगे, इसलिए पूरे देश को सुना दिए, देखो 2,500 रुपए का फायदा हम कितने लोगों को दे रहे हैं, 1,50,00,000 लोगों को दे रहे हैं, उतने से मल्टीप्लाई किए और कहे कि देश को इतना फायदा दे दिया हमने। वाह भाई वाह, वाह रे मोदी जी, गजब का फायदा दिए आप तो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस वॉज एग्जैक्टली डन ऑन 13th of May, आई बिलीव 13th of May को ये अनाउंसमेंट आई थी, 14 मई से ये एप्लीकेबल हुआ था। कैसा लगा आपको, ये सुंदर लगा, ठीक है। राहुल गांधी भड़क गए थे, जैसे मैं भड़का हूं ना, राहुल गांधी भी ऐसे ही भड़के थे, फिर गजब की नौटंकी है ये तो, बिना कुछ दिए मोदी जी ने इतना पैसा बांट दिया देश में, बिना कुछ दिए। सो दिस इज ऑल, मतलब गवर्नमेंट कैसे कैसे चीजों को प्रेजेंट करती है, मजा आ जाता है कभी कभी सुन के, ठीक है। एंड दिस इवन रिक्वायर्स एन IQ, भाई दिमाग तो चाहिए ये कहने के लिए भी, मजाक थोड़ी ना है कि आपने बिना कुछ दिए इतना रुपया दे दिया और बता भी दिया पूरे देश को, ठीक है। और ताव से बता रहे हो, मीडिया बुला के आप बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना चोरी छिपे धीरे से बोल रहे हो, डंके की चोट पे चिल्ला के बोल रहे हो कि मैंने दिया इतना रुपया।
सो 25% से टीडीएस का रेट कम हो गया था, यानी जहां जहां जो जो रेट आपको दिखाई दे रहा है, यहां 1% है ना, तो ये 0.75 चल रहा था, ये 5% है ना, तो ये 3.75 चल रहा था, जो 10% है वो 7.5%, 2% यानी कि 1.5%, 5% यानी कि 3.75%। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, जो टीडीएस का रेट होता है ये फ्लैट रेट होता है, ठीक है, मतलब इसी रेट से टीडीएस कटेगा, मतलब 10 है तो 10% के रेट से, ठीक है। हालांकि इस पीरियड में डिस्काउंट था 25% का, उसके ऊपर कोई सरचार्ज सेस वगैरह ये सब नहीं कटता है। सरचार्ज एंड सेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टीडीएस, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेसिपिएंट इज अ फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट। हाँ, अगर आप फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटोगे तो सरचार्ज भी, सेस और सरचार्ज भी जोड़ दोगे, ठीक है। मान लीजिए 10% टीडीएस का रेट है और हम किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काट रहे हैं, तो हम 10 नहीं काटेंगे, 4% का सेस भी होता है ना, तो 10% का 4% कितना होता है, 10% का 4% 0.4% होगा, 0.4 होगा ना, 10 × 4%, हाँ 0.4%, तो 10.4% का हम टीडीएस काटेंगे नॉन रेजिडेंट का, फॉरेन कंपनी का, ठीक है। अब सरचार्ज भी लेकिन लिखा हुआ था, सरचार्ज के लिए हम सामने वाले से पूछते हैं कि एक बात बताओ, आपका जो इनकम है उस पर कितना सरचार्ज लगता है, कहता है ना मेरी इनकम पे 10% का सरचार्ज लगता है, तो हम 10% सरचार्ज भी जोड़ लेते हैं। फिर ऐसे होगा 10% टीडीएस का रेट, उस पर सरचार्ज जोड़ेंगे 10% का, तो कितना हो गया 1%, प्लस उस पर सेस जोड़ेंगे 4% का, 11 का 4% कितना होगा 0.44%, 11 का 4%, तो 11.44% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है। अच्छा, फॉरेन कंपनी होगी तो आपको मालूम है 1 करोड़ के ऊपर इनकम होती है तो 2% का टीडीएस होता है, और 10 करोड़ के ऊपर 5% का टीडीएस होता है। तो हम उस फॉरेन कंपनी से पूछते हैं, एक बात बताओ तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम लोग क्या रेट से सरचार्ज देते हो, जिस रेट से वो सरचार्ज देते होंगे उसी रेट से आप उसका टीडीएस काटिएगा, सामने वाले से पूछ के काटना है। अच्छा, सैलरी के केस में सरचार्ज सेस वगैरह एप्लीकेबल होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। बेसिकली सैलरी के केस में हम इंप्लॉय की इनकम पे टैक्स निकाल लेते हैं पूरा, सेस वगैरह जोड़ के, और फिर उसको 12 से डिवाइड करके टीडीएस काट देते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ टीडीएस विल बी 20% इन ऑल केसेस इफ द पैन इज नॉट कोटेड बाय द डिडक्टी। अब डिडक्टी अगर पैन नहीं बताएगा तो मुझे टीडीएस 20% का काटना है, अगर सामने वाला पैन नहीं बताएगा तो मुझे टीडीएस 20% के रेट से काटना है। अब देखिए, इससे बड़ी परेशानी तो हो ही नहीं सकती। मैंने आपको 194C में कॉन्ट्रैक्टर का बताया था कि 30,000 रुपए से ऊपर का कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उनको टीडीएस काट लेना है, क्या रेट से काट लेना है, 194C में आइए, 30,000 रुपए से ऊपर का कोई भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो 1% के रेट से टीडीएस काट लेना है, और 2% अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 1%। आज की तारीख में हर इंसान हर काम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कराता है। जैसे मान लीजिए मुझे पेंट कराना होगा तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं एरिया दिखा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। डेली मजदूरी पे काम नहीं कराता कोई, फैशन भी आउट हो गया डेली मजदूरी पे, कौन झिकझिक करेगा, ठीक है। अब लेबर बैठ के सुरती पीट रहा है तो हम अपना खून जला रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, बताओ पैसे तो हमसे पूरे दिन का लेगा। आप बात समझ रहे हो, कोई भी नहीं ये टेंशन लेता है, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, इतना काम करना है, कितना रुपया होगा तय कर लिया आपने, उतना पैसा देना है। अब वो काम 4 दिन में करे, 10 दिन में करे, अब उसकी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। मान लीजिए मैं 40,000 रुपए का पेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं अपनी ऑफिस बिल्डिंग का, 40,000 रुपए में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको पूरी बिल्डिंग का पेंट करना है, 40,000 हम पे करेंगे, राइट। अब आपको मालूम है कि 40,000 रुपए का खर्चा मुझे तभी अलाउ होगा जब मैं टीडीएस काटूंगा। बताइए, अगर मैं टीडीएस नहीं काटता हूं तो क्या मैं खर्चा चार्ज कर पाऊंगा? नहीं, टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा ना मुझे। आपको मालूम है ना, पढ़े थे पीजीबीपी में 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर मैं टीडीएस नहीं काटता हूं तो सिर्फ खर्चा ही डिसअलाउ नहीं हो जाता है, अगर मैं टीडीएस ना काटूं तो मुझे जेल तक हो सकती है, मालूम है आपको। टीडीएस के लॉ बहुत ही ज्यादा रिजिड है, ठीक है। टीडीएस लॉ की कंप्लायंस से देखिए ब्याज लग जाएगा, टीडीएस ना काटने का, देर से जमा करने का ब्याज होता है, इवन जेल तक हो सकती है। टीडीएस में इंप्रिजनमेंट भी है, यानी मुझे तो टीडीएस काटना है 40,000 के ऊपर। अब मैं पेंटर से कहता हूं एक काम करो, अपना पैन नंबर दो तो मुझे 1% का टीडीएस काटना है,
तो पेंटर पता है मेरा क्या बोलता है, कहता है पैन नंबर क्या होता है ये बताइए। उसको मालूम ही नहीं है पैन नंबर क्या होता है, और अगर उसको मालूम है तो वो पैन नंबर देगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जिसको जानकारी नहीं वो और ज्यादा डरता है, कहता है पता नहीं पैन नंबर से क्या हो जाएगा, कहीं कोई ऐसा ना हो घर पे चला आए कि तुम्हारे पास जो 40,000 रुपया आया था उसका क्या हुआ, कोई हिसाब किताब मांगने ना चला आए। होता है कि नहीं ऐसा? अब वो आदमी पैन नंबर देगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो पैन नंबर तो नहीं देगा। ठीक है, वो कहेगा कि आपके घर में रिश्तेदारी कर रहे हैं क्या कि हम आपको पैन दें आधार दें। अरे भैया काम करेंगे, 40,000 रुपया देना है, 40,000 रुपया पकड़ाओ। हम उससे नाम पूछेंगे तो पता है अपना नाम क्या बताता है, बोलता है चिंटू है नाम मेरा, अपना ओरिजिनल फलना ढमका यादव ये सब भी नहीं बताता है। ठीक है, वो नाम बताता है अपना चिंटू है। ठीक है, दूसरा कोई आता है बोलता है मेरा नाम बाबू भाई है, बाबू भी है भाई भी है, समझ में नहीं आता। अब बताइए मुझे तो नाम तक सही से नहीं पता है, मुझे पैन नंबर कहां से मिलेगा? बताइए ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? अब सरकार क्या कह रही है, जान ले लेगी सरकार, तो बोल रही है नहीं बता रहा है तुमको पैन नंबर, उसका 20% टीडीएस काट लो। अरे साहब अब हम उसको बोलते हैं कि अच्छा तुम पैन नंबर नहीं दोगे, 40,000 में 20% कट जाएगा, 32,000 मिलेगा। कहता है भाई साहब किसी और से काम करा लेना, हम जा रहे हैं। जितने ताव में हम रहते हैं ना उससे ज्यादा ताव में वो पेंटर रहता है। ठीक है, हम बोलेंगे उसको 20% टीडीएस कट जाएगा, 32,000 रुपए देंगे, निकल लेगा वो। हम उसको समझा सकते हैं कि इनकम टैक्स के कानून में क्या लिखा हुआ है, दिखा सकते हैं, यही किताब निकाल के जो आपको पढ़ा रहे, देखो बड़ा बड़ा ऐसे करके, ये देखो 20% टीडीएस काटने को मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर पैन नंबर नहीं देता है 20% काट लो टीडीएस। समझा सकते हैं उसको, ये आप ही को भाषण दे सकते हैं हम चिल्ला चिल्ला के, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसको 40,000 रुपया भी चुपचाप पकड़ा देंगे, उससे तो इतनी बहस ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो तो मानेगा ही नहीं, वो तो जानता ही नहीं ना, समझाया तो उसे जाता है जो समझ पाए, वो जानता ही नहीं है, सब समझेगा ही नहीं। 40,000 रुपया पकड़ा देंगे। अब 40,000 पकड़ा देंगे तो मोदी जी मेरा क्या करेंगे ये सुनिए। अब जैसे ही हम उसको 40,000 रुपया पकड़ा देंगे तो टीडीएस की मैंने नॉन कंप्लायंस कर दी है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, 40,000 का 30% 12,000 रुपया, 12,000 रुपए की मेरी इनकम बढ़ा देंगे मोदी जी। अब 12,000 रुपए पे जितना टैक्स बनता है वो हमसे ले लेंगे। दूसरी चीज, अगर ज्यादा नाराज हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर तो कहेगा जेल भी जाओ, टीडीएस की नॉन कंप्लायंस की हो। तो अब क्या करें? दो ही रास्ता बचता है। सरकार कहती है ब्लैक मनी के बिना, ब्लैक मनी हटा देंगे मार्केट से, सरकार ही मजबूर कर रही है ब्लैक मनी रखने के लिए। ये 40,000 रुपया अगर मेरे पास कैश ना हो तो मेरे बिल्डिंग में पेंट नहीं हो पाएगा कभी। क्यों? क्योंकि हम नंबर 1 में पेमेंट कर नहीं सकते हैं, नंबर 1 में पेमेंट करेंगे टीडीएस कटवाएगा नहीं। बताइए क्या करें अब हम? बताइए मजबूर है कि नहीं है हम कैश देने के लिए? आ रही है आपको बात समझ में? देखिए हम तो और भी ईमानदार हैं, हमने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम फिर भी पक्के में दिखाएंगे। हमने क्या किया पता है आपको? हमने उसका रिटर्न भर दिया फर्जी पैन नंबर डाल के। हमने कहा छोड़ो हटाओ, मोदी जी को बता देते हैं वो पैन नंबर नहीं दे रहा है, अब क्या करें? देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरा फर्जी इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मैंने लिखा बाबू भाई प्यार से, और रिटर्न में उसका पैन नंबर भर दिया कुछ भी, ABCDDF लो। हमने कहा और 1% कितना था टीडीएस? 1% का टीडीएस था। 40,000 का 1% कितना होता है? 40,000 का 1% कितना होता है? 400 रुपया। 400 रुपया टीडीएस काटे वाटे भी नहीं, अपनी जेब से दे रहे हैं भाई साहब, सरकार को दे रहे हैं 400 रुपया। हमने मेरा बाबू भाई पेंट का काम कराया, ये उसका पैन नंबर तो दिया नहीं था। क्या करें आप समझिएगा, ध्यान दीजिए, मेरा इंटेंशन मेला फाइट नहीं है, मैं गलत नहीं करता हूं, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं ये बताओ। अगर मुझे नंबर 1 में पेमेंट देनी है, वो खर्चा दिखाना है कि मैंने ऑफिस का पेन कराया, तो मुझे करना पड़ेगा। मैंने गलत पैन नंबर डाला, 400 रुपया भी अपनी जेब से दे रहा हूं सरकार को। अब सरकार क्या बोल रही है? कह रही है कि अगर एक भी पैन नंबर गलत पाया गया तो फिर तुम्हारा गला दबा देंगे। अभी पढ़ाएंगे आपको आगे, आप रो देंगे कानून देख के। अब बताइए हम क्या करें? पैन नंबर गलत डाल रहे तो भी गला दबेगा, अगर मैं न डालूं तो फिर मेरे पास व्हाइट मनी से मुझे ब्लैक मनी से देना पड़ेगा, और ब्लैक मनी पे मोदी जी कहते हैं नहीं डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे, चेक से पेमेंट दिलवाएंगे। अरे क्या करे भाई साहब, कहीं से भी तो काम करने नहीं दे रहे हो तुम। दर्द हो रहा है आपको? ये है देश हमारा, ये है टैक्स का जाल। पैन नंबर अगर हमने रिटर्न में गलत बताई, ये सब तो ऑटो चेक हो जाता है ना, ये तो उनका सिस्टम गवर्नमेंट का ऑटो चेक कर लेता है कि नहीं भाई ये पैन नंबर तो है ही नहीं, होता ही नहीं है।
आइए पढ़िए। पहले मैं आपको वो वाला पढ़ा दूं क्या, पैन नंबर गलत वाला, ताकि ये लाइन कंप्लीट हो जाए। नहीं, बाद में पढ़ा देंगे उसको, बाद में पढ़ा देंगे। आपको बता देंगे कि अगर पैन आपने गलत दे दिया है, ठीक है, तो पेनाल्टी लगाती है सरकार 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए की। 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच जैसा डिपार्टमेंट को अच्छा लगेगा उतनी पेनाल्टी लगा देगी। तो यानी ये काम भी कर सकते हैं क्या, गलत पैन भरेंगे क्या, अब गलत पैन भी नहीं भरेंगे। अब या तो हम उसका 20% टीडीएस काट ले, जो वो कभी कटवाएगा नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। पैन गलत हम भर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्या करें, रास्ता क्या है, कैश में दीजिए, काम खत्म कीजिए, कोई एंट्री नहीं चाहिए, धीरे से नगद पकड़ाएंगे, काम खत्म, पेंट, कोई एंट्री नहीं होगी हमारे यहां। बताइए, आज अगर व्यापारी कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो मजबूर है या टैक्स बचा रहा है? टैक्स कहां बचा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हम तो 400 रुपए अपनी जेब से दे रहे थे बिना काटे भी, हम तो देने को तैयार हैं सरकार को, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे देश को डिजिटल बनाने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। एक्चुअली आप समझिए, हमारे देश का लिटरेसी रेट ही कितना है। हमारे देश में 60% लोग तो पढ़े लिखे हैं, 40% तो इलिटरेट हैं। और अगर लिटरेसी है भी तो वो इतनी कम है कि ABCD क ख ग घ और 1 2 3 4 के अलावा नहीं आता लोगों को। इस देश को कैसे गवर्नमेंट ATM पे, डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, ऑनलाइन पेमेंट पे ला पाएगी? और जब तक नहीं आ पाएगा तब तक बीच का जो मिडिल क्लास व्यापारी है ना, वही पिसेगा। आइए पढ़ते हैं आगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सामने वाला टीडीएस नहीं दे रहा है तो आप सीधे सीधे 20% टीडीएस काट लीजिए। चाहे 1% रेट था उसका, 5%, देखिए कई जगह 5% है, कई जगह 10% है, कई जगह 2% है, 1% है, कुछ भी है, आप कितना काट लीजिए, 20%। लेकिन एक जगह 30% भी था, याद है आपको, तकदीर वाली इनकम पे। तो वो अगर टीडीएस पैन नहीं देगा तो क्या 20 काट लेना है? नहीं, उसका 30 ही काटना है। एक्चुअली 20 वहां काटना है जहां रेट 20 से कम है, जहां रेट पहले ही 20 से ज्यादा है वहां उतना ही काटना है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि लॉटरी की इनकम पे 30% टीडीएस कटता है, पैन नहीं देंगे तो 20 काटेगा। अरे नहीं, पैन नहीं भी दोगे तो भी 30 काटेगा, ठीक है ना। जहां पे 20 से ज्यादा है 20 से ज्यादा कटेगा, जहां 20 से कम है वहां 20 कटेगा। However, for the purpose of section 194O, if e-commerce participant does not furnish PAN, Aadhaar, rate of TDS would be 5%। लेकिन यहां पे अगर पैन नहीं दिया जाता, आधार नहीं दिया जाता है, तो 1% की जगह 5% होगा विदाउट पैन पे। यहां 20 नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रख लीजिए, गवर्नमेंट ने यहां पे 20 नहीं किया, यहां 5% किया है। अच्छा, टीडीएस नीड्स टू बी डिडक्टेड द अमाउंट इज अबव द लिमिट गिवन। जो भी लिमिट दी गई है ना अमाउंट की, उसके ऊपर टीडीएस कटता है। बस इंश्योरेंस वाले केस में था कि 1 लाख रुपए पे भी टीडीएस कट रहा था, दैट वाज सेक्शन 194 DA आई बिलीव, राइट, 194 DA, यस। नेक्स्ट देखिएगा, interest at the rate of 1% per month or part of the month from the date TDS was deductible to the date TDS is deducted, that is on date deduction। अगर आप टीडीएस देर से काटोगे तो 1% का ब्याज देना पड़ेगा, जिस दिन काटना था से लेके जिस दिन आपने काटा है वहां तक का, ठीक है। और अगर आप लेट जमा करोगे तो 1.5% का ब्याज लगेगा, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। पार्ट ऑफ द मंथ के लिए जैसे 1 महीना 1 दिन हो गया ना तो 3% हो जाएगा, यहां भी वही था, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फ्रॉम द डेट टैक्स वॉज डिडक्टेड टू द डेट टैक्स इज एक्चुअली पेड। जिस दिन टीडीएस आपने काटा वहां से लेके जिस दिन आपने पे किया। लेट काटने का 1% ब्याज है और लेट जमा करने का 1.5% ब्याज है। एक एग्जांपल करेंगे आप, लेट काटने का 1%, लेट जमा करने का 1.5%। टीडीएस डिडक्टेबल ऑन, टीडीएस डिडक्टेड ऑन, paid on, amount of TDS, interest। TDS डिडक्टेबल ऑन, मान लीजिए TDS कटना था 20/5/20 को, काटा गया था TDS
30/6/20 को, ठीक है, और जमा किया गया था टीडीएस 15/7/20 को, और अमाउंट ऑफ टीडीएस था 2000 रुपया। इसका ब्याज निकाल लेंगे आप। यहां से यहां तक होता है लेट डिडक्शन, यह है लेट डिडक्शन, इतने देर का 1% ब्याज, और यहां से यहां तक है लेट डिपॉजिट, यह है लेट डिपॉजिट, इसका 1.5% ब्याज होता है। निकालिए आप, अगर निकाल सकते हैं तो। मैं 1 मिनट देता हूं आपको, करिए, कोशिश तो करिए। चलिए अब मैं करता हूं। टीडीएस में लेट कितना हुआ है? 20/5 से 30/6। अच्छा, कैसे देखा जाता है मैं आपको बता दूं। एक महीना कैसे होता है? 20/5 से एक महीना होगा 19/6, ठीक है ना। 20/5 से एक महीना होगा 19/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक महीना से ऊपर हो रहा है तो 2 महीना काउंट हो जाएगा, तो 2% का ब्याज इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जमा करने में कितना देर हो रहा है? 30/6 से 15/7। लेट डिपॉजिट हो रहा है एक महीने से कम समय, तो एक महीना माना जाएगा इसको, 1.5% का ब्याज यहां लग जाएगा। तो यानी 2000 रुपए पे जो ब्याज होएगा वो इंटू 2% लेट डिडक्शन का, और 2000 का 1.5% लेट डिपॉजिट का, यानी 3.5% का ब्याज हो जाएगा 2000 रुपए पे। 2000 इंटू 3.5%, 70 रुपए का ब्याज लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए डिपॉजिट होना था 20/5/20 को, डिडक्ट होना था 20/5/20 को, आपने डिडक्ट किया 30/5/20 को, और डिपॉजिट किया 7/6/20 को। अमाउंट ऑफ टीडीएस 1000 रुपया। चलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए ब्याज, देखें कौन सही कैलकुलेट करता है। उम्मीद कम ही है कि आप सही करेंगे। देखिए मैं कितने दावे से बोल रहा हूं, उम्मीद कम ही है कि आप सही करेंगे। चलिए मैं कराता हूं। देखिए ये है लेट डिडक्शन, एक महीने से कम का ही अंतर है तो 1%। लेट डिपॉजिट हुआ है क्या? नहीं, लेट डिपॉजिट तो हुआ ही नहीं है, समय पे हुआ है। अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस जमा करना होता है। ये मई वाला टीडीएस था, 7 जून को जमा हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहां भी तो ये हुआ था, जून में टीडीएस काटा गया, जुलाई में जमा हुआ। नहीं भाई, ये डेट देखनी थी ना, 5 तारीख वाला टीडीएस था, ठीक है। और फिर 15 जुलाई में भी 15 तारीख को हुआ था, तो ये तो बहुत लेट हुआ था। तो ये मई का टीडीएस है, वैसे भी जून को ही जमा होना चाहिए, तो जमा तो जून में हुआ है, एकदम सही है। तो डिडक्शन वाला नहीं, यहाँ पे लेट डिडक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पे लेट डिडक्शन कहेंगे, लेट डिपॉजिट नहीं कहेंगे। तो सिर्फ 1% का ब्याज लगेगा, 1000 इंटू 1%, ये होता है 10 रुपया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये और टेक्निकल नहीं, प्रोफेशनल सर्विसेज जो 194JB में था। प्रोफेशनल सर्विसेज जो 30,000 रुपए के ऊपर 10% का टीडीएस कटता है, उसी की बात कर रहा है।
कह रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज वुड इंक्लूड एनी फीस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, पेड और पेबल टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी other than salary income. No threshold limit is provided. Tax will be deductible even if the payment or credit during a financial year is less than 30,000. ये समझ में आई बात आपको? अगर डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट होता है, ठीक है, professional services would include any fee, commission or remuneration by whatever name called, paid or payable to a director of a company other than salary income. No threshold limit is provided. Tax will be deducted even if the payment of credit during a financial year is less than 30,000. So आपको ध्यान रखना होगा कि any payment other than salary, अगर सैलरी के अलावा डायरेक्टर को कुछ भी दिया जा रहा है, ठीक है, सैलरी के अलावा कुछ भी अगर आप डायरेक्टर को दे रहे हो तो टीडीएस आपको 194 जेबी में 10% का काटना ही है। 30,000 रुपए की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब डायरेक्टर को सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट होगी ना तो वो 194 जेबी कहलाएगा और 30,000 की लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी सीधा मतलब ये है कि सैलरी के अलावा डायरेक्टर को अगर कुछ भी देते हो तो 10% का टीडीएस जेबी में कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 1 रुपया भी दोगे तो भी काटोगे। ठीक, चलिए मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि ये बात अभी बीच में अधूरी है क्योंकि इसमें अभी और भी पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं नोट में, राइट। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। विल स्टॉप हियर।